दोस्तों, शेयर बाजार में वापस आ गई खुशियों की बहार। कहीं ना कहीं बाजार अभी तक सपोर्ट को बचाने में कामयाब रहा है, तो यहां पर जो एक बाउंस बैक देखने को मिला है, खासकर जो है बैंकिंग शेयर्स और जो आपके जो है मेटल सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो तो रॉकेट बन चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी बाजार भी जो है वो ठीक ठाक रहा है। अगर एक शेयर नीचे है तो 2 से 3 शेयर उसके मुकाबले ऊपर है, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो एडवांस के पक्ष में, यानी बाजार जो है वो आप अच्छा मान सकते हैं। आज ओवरऑल भी अगर आप देखें, निफ्टी को हटा करके अगर आप देखें तो भी दोस्तों यहां पर जो है स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। दोस्तों चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पुराने लोग हैं, और टेक्निकल एनालिसिस क्लास जो है उसका थर्ड पार्ट आने वाला है कल। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप देख सकते हैं। और जो नए लोग हैं वो पुराने पार्ट्स को जो है फ्री टाइम में देख सकते हैं। काफी पसंद किया है लोगों ने जो है पुराने पार्ट्स को, तो आप भी जो जिन्होंने नहीं देखा है वो फ्री टाइम में जो है, क्योंकि लंबी वीडियो है वो जो टेक्निकल एनालिसिस क्लास की है, तो आप फ्री टाइम में देख सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सर यहाँ पर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला जो स्टॉक है HCL टेक का स्टॉक है। आज रिजल्ट्स मेरे ख्याल से HCL टेक क्या है, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट्स बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन जो है जो हम देखते हैं वो इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और जो गाइडेंस भी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज की गई है। पहले जो गाइडेंस थी कि 19.5% से 20.5% की एबिटा मार्जिन की, उसे इंक्रीज करके 20 से 21% कर दिया गया है। यानी रिजल्ट्स अच्छे हैं ओवरऑल अगर आप देखें। अच्छा यहाँ पर जो है डिविडेंड मेरे ख्याल से मिला है। तो यहाँ पर जो है एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका सवाल है सर स्टॉक क्यों गिर गया अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी। जो है देखिए कहीं ना कहीं जो है ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि काफी जो है ये भागा हुआ था स्टॉक। मेरे ख्याल से जो है 700 के आसपास से ये 900 तक गया है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो है रिजल्ट्स के आसपास लाजमी थी। देखिए अगर स्टॉक पहले भाग चुका है रिजल्ट से, तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स जो हैं जिन्होंने नीचे प्रॉफिट किया इस उम्मीद में कि अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इस कारण जो है थोड़ी गिरावट जरूर देखने मिली है, और टेक्निकली मजबूत है चार्ट पर। अभी तक टेक्निकली कोई गड़बड़ी के संकेत नहीं है, यानी फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी है ही, रिजल्ट्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन अभी टेक्निकली भी अच्छी है। सपोर्ट मेरे ख्याल से 800 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, 800 से 820 मेरे ख्याल से सपोर्ट तोड़ना नहीं चाहिए। तो 800 के आसपास यहाँ पर 830 कुछ प्राइस है, मेरे ख्याल से अगर आ जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो है एक वैल्यू जोन में आ सकता है। HCL टेक की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर जो है अगला जो स्टॉक है आपका फ्यूचर रिटेल का स्टॉक है। देखिए कहीं ना कहीं जो आपको पता है पहले मैं फ्यूचर रिटेल नहीं ट्रैक करता था, एनालिसिस नहीं करता था, पर आप लोगों ने काफी जो कहा इसके बारे में चर्चा करने के लिए, जो है डिस्कशन में ऐड करने के लिए मैंने 100 प्राइस के आसपास इसे ऐड किया है डिस्कशन में। और मैं एक चीज बता दूं कि फ्यूचर रिटेल में जो है कहीं ना कहीं जो है काफी लोग कह रहे हैं कि जो डील का जो है कब जो है सीसीआई अप्रूवल मिलेगा और चीजें आगे बढ़ेगी, वो जो स्वैप रेस है वो सारी चीजें होंगी। एक चीज मैं बता दूं, सब लोग यही कह रहे हैं कि जो अमेजोन ने जो है अड़चनें डाल दी हैं डील में, कहीं ना कहीं जो मेरे ख्याल से केस जो फाइल हुआ है विदेशों में, मेरे ख्याल से शायद सिंगापुर में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो उसी कारण स्टॉक में दिक्कतें तो नहीं है। एक चीज मैं बता दूं, अगर यहाँ पर जो है फ्यूचर रिटेल में सब लोग यही कह रहे हैं कि ये डील से फायदा है। देखिए डील से मैंने आपको पहले भी बताया था, डील से फायदा किसे है, मुझे है। किसे है? जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा है। अगर आपने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिए तो आपको फायदा है, लेकिन फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर ग्रुप वालों को उतना फायदा नहीं था डील में। मतलब अभी डील जो एक चीज याद रखिए वो निश्चित नहीं हुई है, ऑब्जेक्शन आने शुरू हो गए हैं। तो क्या ये नेगेटिव खबर है? नहीं, ये मजेदार बात है, ये नेगेटिव खबर नहीं है मेरे ख्याल से, ये पॉजिटिव खबर है। एक चीज मैं बता दूं, टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले वैसे इसकी एनालिसिस काफी कठिन होती है, आपको पता है। वॉलेटाइल स्टॉक है, न्यूज बेस्ड स्टॉक है, क्या खबर आ जाए मुझे नहीं पता, आपको खुद नहीं पता। पर एक चीज मैं बता दूं, ये डील कहीं ना कहीं अगर लटक रही है तो आपको बता दूं ये कहीं ना कहीं जो है, अगर अमेजॉन और रिलायंस इंडस्ट्रीज में कहीं ये जो है टसल हो फ्यूचर रिटेल को लेकर के, मेरे ख्याल से ये फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद होगा। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ये
कहीं ना कहीं डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कुछ और जो है, आपको लगेगा डील हो जाए रिलायंस वाली तो ही अच्छा है। और मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है चार्ट पर ही मुझे कुछ ऐसी हरकतें लग रही है कि कहीं ना कहीं ये जो डील है, कहीं ना कहीं अगर यहां पर अमेजॉन अगर अड़चने डालता है और अगर अमेजॉन बोलता है कि मैं जो है अपना स्टेक बढ़ा दूंगा, मैं जो है फ्यूचर रिटेल को लूंगा, तो मेरे ख्याल से जो है फायदेमंद होगा फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स के लिए। याद रखिएगा मेरी ये बात, क्योंकि अमेजॉन जो है, देखिए अमेजॉन बिग प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, आपको पता है। अगर फंड रिलायंस के पास है, अमेजॉन के पास भी उससे ज्यादा फंड है। अगर अमेजॉन देखिए फ्यूचर ग्रुप का जो बिजनेस, फ्यूचर रिटेल का जो बिजनेस है, ये जो बिग बाजार वाला बिजनेस है, तगड़ा बिजनेस है, बोलने की जरूरत नहीं है। क्या भीड़ लगी रहती थी लॉकडाउन से पहले, आपको पता है, मुझे भी पता है, आप भी जाते थे और मैं भी जो है कभी कभी जाता था। लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन ने जो है वो दिक्कत कर दी, क्योंकि इनके ऊपर कर्ज था, कर्ज चुकाना पड़ता है, चीजें देनी पड़ती है, बाकी सारी जो चीजें है, रेंट है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, जितनी भी चीजें वो करनी पड़ रही थी, मुनाफा हो नहीं रहा था। लेकिन बिजनेस तगड़ा था। देखिए बहुत जबरदस्त फ्रेंचाइजी है ये जो बिग बाजार और ये जो है इनका फ्यूचर रिटेल। तो यहाँ पर ये चीज अमेजॉन को पता है। मेरे ख्याल से जो है, अगर ये जो लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव है अमेजॉन ने जो ये केस किया है, मेरे ख्याल से ये इतना नेगेटिव नहीं है। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, आप अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये जो मैंने जो देखा है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये जो डील है, अगर अमेजॉन अड़चने डालता है, देखिए अगर चीज ठीक है और एक के बदले दो बिग प्लेयर आ जाए वहां पर, और मेरे ख्याल से अगर डील में कुछ अमेजॉन ऊंचा भाव लगाए या कुछ भी ऐसा करे जिससे कि फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स को फायदा हो, क्योंकि देखिए अमेजॉन जो है वो फ्यूचर रिटेल पर ही ध्यान देगा, इस चीज को आप याद रखिए। तो अगर अमेजॉन यहां पर फ्यूचर रिटेल में कुछ करता है और वहां पर मेरे ख्याल से फायदेमंद भी हो सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। क्योंकि पुरानी डील जो है, उस डील में रिलायंस ने अपने तरफ सब कुछ ले लिया है। मतलब एक तरीके से जो है आप कहें तो सारा असली बिजनेस जो इनका था, जो जिस कारण जो बयानी साहब फेमस हुए थे रिटेल का बिजनेस, वो तो इन्होंने ले ही लिया है, छोड़ दिया है बाकी सारी चीजें। उसमें समय लगेगा उसको आगे बढ़ाने पर, मेन चीज तो ले ली है। तो अगर डील पलट जाए और डील फाइनल नहीं हुई, इतना आप याद रखिएगा, डील फाइनल हुई नहीं, अभी कोई अप्रूवल नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीजें पेचीदगियां रहती है, क्योंकि ये डील होने के बाद से ही स्टॉक गिरा है, आपने देखा होगा। इसका मतलब डील फायदेमंद नहीं रही है अभी तक, इतना आप याद रखिएगा। कुछ तो गड़बड़ है डील में, आप इतना जरूर याद रखिएगा। मेरे ख्याल से अमेजॉन की खबर जो है अच्छी खबर हो सकती है। जो अभी तक लोग बोल रहे हैं बुरी खबर है, टेक्निकल चार्ट्स लगा दें एक बार। एक चीज मैं डिस्क्लेमर दे दूं, टेक्निकल एनालिसिस करना जो है इस तरह के स्टॉक्स की बहुत डिफिकल्ट होता है, पर फिर भी हम प्राइस एक्शन और वॉल्यूम देके कुछ प्रयास जरूर करते हैं। देखिए सपोर्ट जोन यहाँ आसपास है, यहाँ पर है ना। अगर ये फ्यूचर रिटेल 55-60 के सपोर्ट जोन को ना तोड़े तो मेरे ख्याल से वो जो हम चर्चा कर रहे हैं वो होने की उम्मीद है, पॉजिटिविटी आ सकती है चार्ट्स पर। वैसे मैंने आपको डिस्क्लेमर जरूर दिया कि बहुत कठिन होता है इस तरीके के स्टॉक्स की टेक्निकल एनालिसिस करना, बहुत वोलेटाइल रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लेवल कहेंगे तो मेरे ख्याल से वही लेवल है। वो लेवल अगर टिके या मान लीजिए अगर इसके नीचे आता भी और जल्दी से ऊपर चला जाए तो मेरे ख्याल से ये फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है, देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है अच्छी कंपनी है। मेरे ख्याल से हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में अगर आप देखेंगे टॉप प्लेयर्स का, तो मेरे ख्याल से जो है दूसरे तीसरे नंबर पर आती है HDFC लिमिटेड के बाद। देखिए इनका जो ब्रांड वैल्यू है LIC, आपको पता है, कोई इसमें शक नहीं है। और मेरे ख्याल से जो है बुक वैल्यू अगर आप देखें जिससे कि एक फाइनेंशियल कंपनी को नापा जाता है, मेरे ख्याल से 280 के आसपास बुक वैल्यू है। तो मेरे ख्याल से 1 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू तो ठीक है, पी रेशियो के हिसाब से भी महंगी नहीं है। पर आपको पता है फाइनेंस कंपनियों को काफी दिक्कत हो रहा है इस वक्त, लॉकडाउन में बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, बहुत चीजें हैं। पर मेरे ख्याल से जैसे ही जो है घूमेगी अर्थव्यवस्था, चीजें सुधरेंगी 3-4 महीने बाद, मेरे लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस बाउंस बैक करेगा। ये स्टॉक ऐसा था, इसमें पहले बहुत ट्रेड करता था, 500 पे लेता था, 600 पे प्रॉफिट खींचता था, 500 पे लिया, 550 पे बेच दिया, अभी ये नीचे आ गया कहीं ना कहीं। लेकिन मेरे ख्याल से जो है इस लेवल के आसपास ये जो है आप कह सकते हैं कि टेक्निकली, मैंने यहाँ चार्ट्स में एक बार लगा दूं कुछ लेवल दिख जाए, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस HDFC के बाद अगर इस क्षेत्र में है तो मेरे ख्याल से LIC हाउसिंग में 255 के आसपास सपोर्ट जोन है। ये जो है एक अच्छा सपोर्ट, 255 से 60 के आसपास सपोर्ट जोन है, याद रखिएगा। अच्छा, अगला जो स्टॉक है नेस्ले, बहुत अच्छी कंपनी है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में रखे रहते हैं, प्रॉफिट बीच में लेते रहते हैं, फिर खरीद लेते हैं नीचे आता है तो।
पी रेशियो के हिसाब से मेरे ख्याल से 55 या 60 टाइम्स पी रेशियो है, तो थोड़ी महंगी है, पर एफएमसीजी स्टॉक्स महंगे रहते हैं। ब्रांड की एक वैल्यू है, क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक्स में काफी जो चिंता नहीं रहती है, कर्ज की समस्या नहीं है, ग्रोथ की समस्या नहीं, ग्रोथ होगा ही, इस कारण मार्केट ज्यादा वैल्यू देता है नेस्ले यानी एफएमसीजी टाइप के स्टॉक्स को। और नेस्ले जो है वो लीडर है, आपको पता है इस क्षेत्र में। यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, मेरिको, गोदरेज कंज्यूमर, ये सब कोर पोर्टफोलियो वाले स्टॉक है। एक दो और स्टॉक है ध्यान में भी नहीं, टाइटन, ये सब अच्छे स्टॉक्स है। जहां भी गिरावट मिले, मेरे ख्याल से 14,500 15,000 अगर आपको मिल जाए, आप देख सकते हैं अच्छा स्टॉक है। जिन्होंने भी लिया है प्रॉफिट ही इसने दिया है, इतना आप याद रखिएगा, तो आपको भी आगे प्रॉफिट दे सकता है। अगर ऊपर भी आपने लिया है तो कोई चिंता नहीं है, बट नीचे लेने से ज्यादा अच्छा रहता है, इतना आप याद रखिएगा। अच्छा, अगला जो स्टॉक है, देखिए आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। देखिए यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन अगर आज आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से दिन भर जो है बाजार जो है वो पॉजिटिव में रहा, पर आलोक इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रहा और काफी समय तक मेरे ख्याल से लाल में ट्रेड करता रहा। 1 या 2% के आसपास मेरे ख्याल से गिरावट रही है, पर जाते जाते मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे के आसपास जो इसने बाउंस बैक दिखा दिया है। अब यहाँ पर जो है ये वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे हमने एनालिसिस की थी, जैसे हमने चर्चा की थी। फिर रिजल्ट्स तक जो है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जो है ये चलता रहेगा। जो भी इनका जो है एक दायरा जो बना हुआ है, ट्रेडिंग रेंज है, शॉर्ट टर्म में वही रेंज रहेगी। और रिजल्ट जब दिवाली आसपास आ जाएंगे, जो अंदाजा है, और उससे पहले मेरे ख्याल से एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। वो बिग प्लेयर्स हमेशा वो पहले खेल कर देते हैं, ये चीज मैंने देखी है। बिग प्लेयर्स वो रुकते नहीं है, वो पहले ही खेल कर देते हैं। तो वहां पर बिग प्लेयर्स अपना जो है वो पोजीशन लेना स्टार्ट कर देंगे, तब हो सकता है या तो रेजिस्टेंस निकल जाए। और अगर रेजिस्टेंस निकला, जो आपको पता है रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से याद भी होगा, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, पर नए लोग हमेशा वीडियो देखते हैं तो उन्हें थोड़ा बताना पड़ता है। मेरे ख्याल 26, 28, 27, 30 यानी मोटा मोटी 26 से 30 का रेजिस्टेंस जोन है। तो आप दायरा ले सकते हैं, 18-20 का सपोर्ट, 26-30 का रेजिस्टेंस, इसी बीच में रहने की संभावना है। एक बार हम चल के चेक कर लेते हैं कि क्या कोई ब्लॉक डील, ये सारी चीजें हुई हैं क्या। ठीक है, 1% ऊपर आज क्लोज किया है, आप देख सकते हैं। नहीं, कोई ब्लॉक डील तो नहीं हुई है यहाँ पर, जो है किसी प्रकार की ब्लॉक डील मुझे नहीं दिख रही है। एक बार हम वॉल्यूम देख लेंगे कितने वॉल्यूम है। देखिए 1.1 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम क्या है 30 डे के 15 करोड़ के आसपास, 10 डे के एवरेज वॉल्यूम क्या है 17 करोड़ के आसपास, और 5 डे के क्या है 15.5 करोड़ के आसपास, यानी एवरेज से थोड़े कम वॉल्यूम है यहाँ पर जो है। यानी ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है वो उतना ज्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं जो है क्योंकि काफी इधर उधर भी ट्रेडर्स अभी काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो है ट्रेडर्स का इंटरेस्ट नॉर्मल आप कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल वॉल्यूम से कम यहाँ पर जो है वॉल्यूम हुए। मैं एनएससी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर चीजें जो है एनएससी पर ही ट्रैक करता हूँ, और वहीं पर जो है मेरी जो बाइंग पोजीशन ये सारी चीजें रहती है, इसलिए जो है एनएससी पर भी मैं ज्यादा ही जो बात करता हूँ। मेरे ख्याल से जो आलोक इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो जोन में चल रहा है, ये जो खेल है ये कुछ समय और चलेगा। और जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं आता है, तब तक आपको बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। एक दायरे में ये स्टॉक रहेगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पर पहला दायरा आपको पता है नीचे का, और ऊपर का दायरा आपको अंदाजा लग चुका है। इसी दायरे में रहने की संभावना है, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे वॉल्यूम दिखे नहीं है कि हम कोई बड़ी वाली एनालिसिस कर दें। जो हम बड़ी लेवल्स देते हैं, जो टारगेट हम देते हैं, जो हमेशा तकरीबन अचीव भी होते हैं, जैसे मैं 18 के आसपास दिया था, 25 का टारगेट अचीव हो गया। 26-28 के सपोर्ट पे शुरुआती दिनों में हमने 40-45 रेजिस्टेंस का टारगेट दिया था, वो भी अचीव हुआ। तो वैसा कुछ अभी जो है चार्ट पर वैसा दिख नहीं रहा है। अगर दिखता है तो फिर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, अगला जो स्टॉक है सेंट्रल बैंक का स्टॉक है। एक चीज मैं बता दूं, टेक्निकली बहुत ज्यादा वीक स्टॉक है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, हम फंडामेंटल एनालिसिस करते ही नहीं है। जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक जितनी भी हैं, सेंट्रल बैंक हो और बाकी देना बैंक तो मेरे ख्याल से मर्ज हो गया, और बाकी जितने भी बैंक्स हैं, देखिए जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड बैंक, उसमें समस्या एक ही रहती है कि इनके कर्ज बढ़ जाते हैं। कर्ज का मतलब बैंकिंग क्षेत्र में होता है एनपीए बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर एक समस्या क्या है कि मर्जर होगा, मर्जर किसके साथ होगा, क्या रेशियो डिसाइड होगा, ये सारी भी चीजें रहती है। पर एक चीज आपको ध्यान देना है, सरकारी बैंकों में अगर आपको जो इन्वेस्ट करना है, आपको ट्रेडिंग भी करनी है, तो मेरे ख्याल से आप जो है स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, सरकारी बैंकों में मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं। मैं सिर्फ स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करता हूं, और पीएनबी में भी मैं जो है कभी कभी काम कर लेता हूं। इन तीन के अलावा मेरे ख्याल से बहुत हो गया तो एक कैनरा बैंक है, तो मैं उसके नीचे जाता नहीं हूं, क्योंकि बाकी जितने गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स हैं उन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के वेल्थ जो है नहीं बनाए हैं, डिस्ट्रॉय किए हैं। अच्छा, ये करते क्या है,
देखिए एक चीज करेंगे, कोई खबर आ जाएगी, रॉकेट बन जाएगा, एक दो दिन अपर सर्किट चला जाएगा, हो सकता है 10 रुपए का स्टॉक 12-14 रुपए चला जाए, 20-30% ऊपर चला जाएगा, लेकिन फिर नीचे गिर जाते हैं। दिक्कत ये है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने लिया है तो मेरे ख्याल से अगर ये ऊपर भी चले जाने लगे, आपको एवरेज नहीं करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो मैं फॉलो करता हूँ। पीएनबी मैंने लिया था, काफी ज्यादा जो है नीचे है मेरे भाव से, तो मैंने सीख ली कि भाई एवरेज करना नहीं है, वेट एंड वॉच ही सही रहेगा, रहने दो जैसा है, जिस दिन भाव आ जाएगा हम जो है प्रॉफिट या अपना भाव लेके निकल जाएंगे। अब प्राइवेट बैंक में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि मार्केट वहां इन्वेस्टमेंट करता है, बिग प्लेयर्स करते हैं। मैं अपनी बात नहीं, बिग प्लेयर्स करते हैं, और जो बिग प्लेयर्स करते हैं वही करने का हम भी जो है प्रयास करें तो सफल हो सकते हैं। और स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, ये 3 ऐसे बैंक है जहां जो है थोड़ा जो है इन्वेस्टर्स का जो झुकाव रहता है सरकारी बैंकों में। बाकी किसी बैंक को मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखते नहीं, उल्टा जो है ये वायदा में रहता है तो शॉर्ट करते हैं इसे। जो विदेशी ट्रेडर्स हैं शॉर्ट करते हैं, याद रखिएगा। जो वायदा में नहीं उसे तो छोड़ देते हैं, रहम कर देते हैं, लेकिन बाकी को शॉर्ट करते हैं, याद रखिएगा। और शॉर्ट कवरिंग से ये चलते हैं, लेकिन 50% चले गए थे, मुझे याद है 3 साल पहले मेरे ख्याल से बहुत तेज भागे थे। पर ये भागते हैं नीचे आने के लिए, दिक्कत यही, ऊपर जाते हैं नीचे आने के लिए। बाकी स्टॉक्स की तरह नहीं कि नीचे आए ऊपर आने के लिए। थोड़ा ध्यान से काम कीजिए, अगर ऊपर चला जाता है, आपका भाव आ जाता है, प्रॉफिट लेके निकल जाइए या भाव लेके निकल जाइए। एवरेज ये सारी चीजें इसमें नहीं की जाती है, ये लॉन्ग टर्म वाला जो है प्लेयर नहीं है ये जो, याद रखिएगा, बाउंस आ सकता है। अच्छा, अगला स्टॉक है सन फार्मा। देखिए सन फार्मा क्षेत्र की कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है कुछ समय से। सन फार्मा अगर आप देखें कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, इंडिया में बिजनेस है, यूएसए में बिजनेस है, बाकी जगह बिजनेस है, सारी चीजें अच्छी है। प्रॉब्लम बस एक ही है, देखिए सन फार्मा के साथ कहीं ना कहीं ये जो है लैग कर रहा है। अगर आप देखेंगे जो बाकी स्टॉक्स है फार्मा के, सिप्ला, लुपिन, डिवीज लैब, कैडिला और अविंदो फार्मा, उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये लैग कर रहा है टेक्निकली, अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखूं। पर फंडामेंटली ठीक कंपनी है, काफी लोगों ने ऊपर के प्राइस पर ली है, मुझे पता है, पर अच्छी कंपनी है। यहाँ पर जो है थोड़ा जो है कुछ इनका जो बिजनेस ग्रोथ है, इनके कुछ प्लान्स है लॉन्ग टर्म के, अच्छे प्लान्स हैं, जो उसको समय लगेगा आने में। और मेरे ख्याल से जो है स्टॉक तो ठीक है, पर एक ही समस्या है कि फार्मा स्टॉक आप कभी एक ना रखें, 4-5 जो है मिला जुला के रखे तो ही ठीक रहेगा। एक रखिएगा दिक्कत हो सकती है, मैंने आपको पहले बताया यूएस एफडीए का जो पंगा होता है। तो याद रखिएगा सन फार्मा फंडामेंटली ठीक है, मेरे ख्याल से 25 या 30 टाइम प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। बुक वैल्यू हम फार्मा स्टॉक की देखते नहीं, क्योंकि ये कोई बैंक नहीं कि हम बुक वैल्यू देखेंगे। अच्छी कंपनी है सन फार्मा जो है, यहाँ पर जो है तो आप यहाँ पर जो है आप ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं जो है जब नीचे के भाव पर आए आप ले भी सकते हैं। और सन फार्मा ऐसा स्टॉक है जिसमें अक्सर मैं ट्रेड इन्वेस्ट करता हूँ, और मेरे पर्सनली इसने पैसे बनाए हैं तो मैं खुश ही रहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर डिस्क्लेमर, आपको पता है कि ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क कर कोई भी फैसले लें। बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।